नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ 2 लाख की चूड़ियों का दूसरा भाग, जिसके अंतर्गत पृष्ठ संख्या 7 और 8 को पढ़ेंगे। पाठ प्रारंभ करने से पहले हम पढ़े हुए पाठ का सार देख लेते हैं। यहाँ पर लेखक जो हैं, जब वो छोटे थे उस समय की बात बता रहे हैं। लेखक बताते हैं कि बचपन में उन्हें अपने मामा के गांव जाने का बहुत ही अधिक चाव था, क्योंकि वहाँ पे बदलू नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि उन्हें सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर दिया करता था। जब वे मामा के गांव से लौटते थे तो उनके पास ढेर सारी रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ होती थी, जो किसी भी बच्चे के मन को मोह लेती थी। वो ये भी बताते हैं कि बदलू को वह बदलू मामा न कह के बदलू काका कहा करते थे। उनका मकान कुछ ऊंचे पर था, जिसके सामने बड़ा सा एक आंगन था जहाँ बैठकर नीम के वृक्ष के नीचे वो लाख की चूड़ियाँ बनाया करते थे। बदलू एक मच्छी पे बैठ के लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। जब लेखक वहाँ पहुँचते थे तो उनके लिए भी वो मछलियाँ मंगा दिया करते थे। दोपहर के समय लेखक जो है बदलू के पास घंटों बैठ के उन्हें लाख की चूड़ियाँ बनाते हुए देखता था। किस प्रकार से लाख की चूड़ियाँ वो बनाते थे। लाख को पिघलाकर पतला करके उसे मुंगेरी पे चढ़ाकर गोल करना, चिकना करना, ये सारी चीज़ें वो बैठकर देखा करते थे। बदलू की विशेषता यह थी कि वो बहुत ही सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। न सिर्फ उनके गांव की महिलाएं या स्त्रियां, अपितु दूर दूर के गांव की स्त्रियां भी लाख की चूड़ियाँ लेने के लिए बदलू के पास में आती थीं। बदलू वैसे तो स्वभाव में बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था, किंतु विवाह के अवसरों पर वह अपने लाख के जोड़े जो थे, अर्थात लाख की चूड़ियाँ जो थी, वो सामान्य रूप से नहीं दिया करता था, बल्कि उसके एवज के अंदर काफ़ी अच्छी खासी चीज़ें लिया करता था। जैसे अपनी स्त्री के कपड़े, पैसा, पगड़ी आदि सारी अनाज आदि सारी चीज़ें वो लोगों से लिया करता था। और लोग भी खुशी खुशी, क्योंकि विवाह का जोड़ा था, खुशी खुशी ये सारी चीज़ें बदलू को दे दिया करते थे। सामान्यतः बदलू का चूड़ी देने का जो तरीका था वो वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का अर्थ मैंने आपको बताया था, अर्थात एक वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु को लेना। बदलू जो था वो मनिहार था। मनिहार अर्थात चूड़ियाँ बनाने वाला, और ये उनका पैतृक पेशा था, अर्थात पूर्वजों से ही उनके घर में यही कार्य होता चला आया था। लेखक को वो बहुत प्यार करते थे और प्यार से लला कहकर पुकारते थे। तो चलिए आगे देखते हैं हम आज का पृष्ठ संख्या 7 से। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें सुना दिया करता। लेखक यहाँ बताते हैं कि बदलू को कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब भी वह किसी भी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियों को देखा करता तो उसे बहुत ही क्रोध आता, अंदर ही अंदर वह जल भून जाता, और कभी कभी तो वो उन स्त्रियों को बातें भी सुना दिया करता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में पूछता, और कभी तो यूं ही शहर के जीवन के बारे में। लेखक बताते हैं कि बदलू जो है वो उनसे घंटों बातें किया करते थे। कभी लेखक की पढ़ाई के बारे में पूछते, कभी उनके घर के बारे में चर्चा करते, और कभी यूं ही शहर के बारे में बातें किया करते थे। मैं उनसे कहता कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देते, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्दन का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहनने तो मोच ना आ जाए। लेखक कहते हैं, मैंने बदलू से कहा कि शहर में तो सभी कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, आप इस प्रकार से कांच की चूड़ियों से क्यों इतना जलते हैं या क्यों इतना क्रोध करते हैं। तो बदलू ने उत्तर देता कि शहर की बात कुछ और है, और एक उदाहरण देते हुए कहते कि वहाँ पर तो
औरतें जो है वो मर्दों का हाथ पकड़कर सड़क पर चलती हैं, मतलब इसी प्रकार से चलती है, जबकि गांव के अंदर ऐसा नहीं होता है। साथ ही साथ शहर की महिलाओं पर व्यंग करते हैं कि वो कितनी नाजुक होती हैं। वो इतनी नाजुक होती हैं कि लाख की चूड़ियों का बोझ वो हाथ पे सहन नहीं कर सकती। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खाते भी करता। जिस दिनों उनकी गाय को दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज़ उनके साथ उनके यहाँ से 2-4 आम खा लेता था। लेखक बताते हैं कि जब बदलू के वहाँ पे गाय दूध देती थी तो रोज़ बदलू उनके लिए मलाई बचाकर रखता था। साथ ही जब आम की फसल होती तो रोज़ वो 2-4 आम उन्हें खाने के लिए दिया करते थे। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था, वह था कि लगभग रोज़ ही वह मुझे 2-4 गोलियां बनाकर दे देता। लेखक कहते हैं कि इन सभी कारणों के बावजूद वो मुझे इसलिए सबसे अच्छे लगते थे क्योंकि वो मुझे रोज़ 1-2 लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देते थे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाया करता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। लेखक बताते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में अधिकतर वो अपने मामा के घर जाया करते थे और जब स्कूल खुलने वाला होता तो वो वापस आ जाते। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। लेखक बताते हैं कि लगभग 2 या 3 बार ही वो मामा के गांव गए होंगे। उसके बाद उनके पिताजी का दूर के शहर में तबादला हो गया, जिस कारण से एक लंबी अवधि तक वो अपने मामा के गांव न जा सके। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि न रह गई थी। लेखक बताते हैं कि वे जब 8-10 वर्ष के बाद अपने मामा के घर गए उस समय वो बड़े हो चुके थे और इस कारण से लाख की गोलियों में उनकी रुचि नहीं रही थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव के लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे। मुझे ही उसके मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उनके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। लेखक बताते हैं कि मामा के गांव में होने के बावजूद काफ़ी समय तक उनको बदलू का ध्यान नहीं आया, लेकिन इसी बीच उन्होंने देखा कि गांव की अधिकतर स्त्रियों के हाथों के अंदर कांच की चूड़ियां थीं। बहुत ही कम स्त्रियां थीं जिनके हाथ के अंदर उन्हें लाख की चूड़ियां दिखाई दे रही थी। लेखक बताते हैं कि बदलू का ध्यान आने का कारण भी ये था कि जब उनकी मामा की बेटी के हाथ में कांच की चूड़ी चुभ जाती है और खून बहने लगता है, तब सहसा उनको बदलू का ध्यान हो आता है और वो बदलू से मिलने के लिए शाम के समय घूमते घूमते पहुंच जाते हैं। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। लेखक बताते हैं कि जब मैंने वहाँ जाकर बदलू को नमस्ते किया तो उन्होंने मेरे नमस्ते का उत्तर तो दिया और वो खाट पे बैठ गए, किंतु वह पहचान नहीं सके और काफ़ी देर तक उन्हें पहचानने का प्रयास करते रहे।
मैं जनार्दन काका आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक बताते हैं कि मैंने बदलू को अपना नाम बताते हुए उन्हें परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकाएक बोला, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। लेखक कहते हैं कि जब बदलू ने उन्हें याद करने का प्रयास किया तो एकाएक उन्हें याद आता है और वह उन्हें बड़े ही प्यार से अपने पास में बिठाते हैं और कहते हैं कि गांव में बहुत दिनों बाद आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पे बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक कहते हैं कि मैंने ये कहा कि गांव में काफ़ी दिनों से आना नहीं हुआ और मैं चारपाई पे बैठ गया। तो बच्चों, आज के भाग में हमने पृष्ठ संख्या 7 और 8 को देखा। शेष भाग जो है वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, जिसके अंतर्गत पृष्ठ संख्या 9 और 10 होगी।